Okay, so after a long time we are doing this, of course, because मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और आई वॉज अनेबल टू डू। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। जो भी हो, हम आज से फिज़िक्स के पूरे लेक्चर शुरू करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम पूरा का पूरा फिज़िक्स ख़त्म करेंगे। पहले आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशनशिप, और फिर हम इस चीज़ को धीरे धीरे आगे लेते जाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, एकदम धीरे धीरे जाएंगे, भले ही लेट लगे पर अच्छे से जाएंगे। दैट्स व्हाट आई मीन। जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट टाइम ताकि मैं तुम लोग का बुक्स थोड़ा निकाल दूँ, ताकि हम कोई भी पॉइंट ना छोड़ें। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाएंगे। कोई भी चीज़ को हम ऐसा नहीं रखेंगे कि हमें एनसीईआरटी समझ में ना आया हो या एनीथिंग। हम प्रॉपरली एनसीईआरटी फोकस करेंगे। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन ये चैप्टर पढ़ने से हमें बेसिकली क्या सीखने को मिलता है कि यूनिट और डायमेंशन, ये यूनिट्स के बारे में तो आप जानते होंगे कि एक ऐसा चीज़ जो एक चीज़ और दूसरे चीज़ को कंपेयर कर रहा हो, जैसे कि केजी और ग्राम। इसमें हमें कंपैरिजन मिलता है कि केजी क्या होता है, ग्राम क्या होता है। केजी एक बड़ा यूनिट है, ग्राम एक छोटा यूनिट है। बड़ा छोटा चीज़ों को कंपेयर करने को हमें मिल जाता है केजी और ग्राम से। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज़ डायमेंशन। डायमेंशन क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो अभी से तो मैं खुलासा नहीं करूँगा कि डायमेंशन क्या है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि उसके डायमेंशन पढ़ने के लिए, डायमेंशन को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटीज़, कलर ये अच्छा ना, यस। Quantities by mean of which the laws of physics are described and known as physical quantities. Laws of physics को जो describe करता है, these are known as physical quantities. Example क्या है हमारे पास? मास है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। इसमें तो कोई भी चीज़ हमें शायद उतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हमें पता है पहले से। बस इतना याद रखना है हमें, यहाँ पे लॉज ऑफ फिज़िक्स को जो डिस्क्राइब करता हो उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। मेज़रमेंट क्या है? अब जब मेज़रमेंट की बात आ ही गई है तो मुझे शायद निकालना पड़ेगा। आई गेस इट इज़ प्रॉपरली विजिबल, यस इट इज़। तो बेसिकली मेज़रमेंट एक कंपैरिजन है। अगर मैं मेज़रमेंट के प्रॉपरली डिस्क्राइब करके बात करूं उसकी, तो बेसिकली मेज़रमेंट क्या है, वो कंपेयर करता है दो यूनिट को, दो बेसिक यूनिट को। जैसे कि मैं अगर इस लेंथ को लेट से मैं मेज़र करना चाहता हूँ, ओके, इस लेंथ को मेज़र करना चाहता हूँ और इस लेंथ को भी मेज़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ आंखों से तो हमें दिख रहा है कि अगर ये 8 cm का है तो समहाउ दिस इज़ ग्रेटर देन 8 cm होगा, लेट्स से दिस इज़ 10 सेंटीमीटर का होगा। बट इसको मेज़र करने के बाद हम एक पक्का सबूत दे सकते हैं। यानी कि मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट बेसिकली एक सबूत है। हमें एक सबूत मिल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। सो बेसिकली हमें बड़े छोटे में डिफरेंस जानने को मिल रहा है थ्रू मेज़रमेंट। अगर मेज़रमेंट में हम जाएं और मेज़रमेंट के हम एग्जांपल लें, तो मेज़रमेंट में हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ग्राम हो गया हमारा, मिलीग्राम हो गया उससे छोटा, देन किलोग्राम हो गया, उसको हम इसमें ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्राम लिखूँ, देन मिलीग्राम, किलोग्राम, कुछ भी हम लिख सकते हैं। लाइक इधर मीटर्स लिखते हैं, देन सेंटीमीटर्स में जाते हैं, दैट्स इट, ओके। फिर हम आते हैं यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स क्या हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस इज़ कॉल्ड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेफरेंस इज़ कॉल्ड द यूनिट ऑफ फिजिकल। अच्छा, ओके। सो यूनिट्स यानी कि जो भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं उसको एक यूनिट में मेज़र कर रहे हैं। जैसे हमने इसको किया, इस 10 सेंटीमीटर को किया, तो हमने यहाँ दो चीज़ें लिखे, दैट इज़ एक 10 लिखा हमने, एक सेंटीमीटर लिखा हमने। तो ये बेसिकली 10 जो है दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 10 सेंटीमीटर में 10 इज़ आवर न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर ये क्या है? दिस इज़ आवर यूनिट, राइट। यानी कि एक फिज़िकल क्वांटिटी जो है Q 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, दैट इज़ अ मेज़रमेंट। वो कौन से दो चीज़ों को मिलकर बन रहा है? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग इज़ कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मिला के बन रहा है, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज़ यूनिट, एक यूनिट को मिला के बन रहा है। यानी कि अगर मैं Q की बात करूँ, लाइक इधर हमने लिखा है Q इज़ इक्वल्स टू अ फिज़िकल क्वांटिटी, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली Q इज़ इक्वल्स टू NU से बन रहा है। यानी कि पहले तो
एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उसके बाद एक यूनिट आएगा। अब जानने की बात यह है कि अगर मैं आपको यहाँ दूसरे स्लाइड पे एग्जांपल दिखाऊं, तो अगर हमारे पास लेट्स से कलर ये कलर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास इधर श्याम है और इधर राम है, नहीं दोनों को राम ही लेते हैं हम, ओके। ये भी राम है, ये भी राम है, इन दोनों का हाइट तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली एक ही पर्सन है, दिस इज़ राम एंड दिस इज़ ऑल्सो राम, दोनों का हाइट सेम ही है। लेट्स से इसका हाइट जो है दिस इज़ 1 मीटर्स, 1 मीटर का बच्चा है हमारा, तो उस बच्चे को क्या मैं 100 सेंटीमीटर्स भी लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने 1 मीटर इज इक्वल्स टू काइंड ऑफ 100 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो गया, बट इन टोटल का वैल्यू, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या क्या हुए? u और n चेंज हुए, बट द u n का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहा। दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू लर्न कि ये क्या है। सो बेसिकली यहाँ ये बोला गया है कि अगर एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम लें, उसका अगर हम वैल्यू लें, तो वो वैल्यू का जो n और u है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि n1 u1 यहाँ पे क्या है 1 मीटर। अगर मैं इस स्लाइड पे फिर से आ जाऊँ, इधर 1 मीटर लिखूँ, सो 1 इज़ n1 इज इक्वल्स टू 1 एंड u1 इज इक्वल्स टू मीटर्स। दिस होल इज इक्वल्स टू n2 u2। n2 क्या है हमारा 100 और ये क्या है सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट जितना घटेगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना बढ़ेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू जितना बढ़ेगा यूनिट उतना ही घटेगा। दोनों का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू नो हियर। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं जानना है हमें यूनिट में, और ना ही इससे अच्छा कुछ जानने को है हमारे पास यूनिट में। एग्जांपल्स की बात हो गई। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज़ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो फंडामेंटल होते हैं जो दुनिया में नेचुरली पाए जाते हैं, इसका हम और छोटा वर्जन नहीं क्रिएट कर सकते, और एक होते हैं डराइव्ड क्वांटिटी। डराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जो बेसिकली फंडामेंटल्स क्वांटिटी को ही लेके हम डराइव क्वांटिटी बनाएं। मतलब कुछ फंडामेंटल्स क्वांटिटी को हमने ले लिया और देखा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी जब किसी रेस्पेक्ट पे वेरी कर रहे हैं तो हमें एक डराइव क्वांटिटी मिल रहा है। चलिए आते हैं, बात करते हैं पहले इसके बारे में। तो पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, दैट इज़ लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 2 सप्लीमेंट्री होते हैं जिसको हम स्टेरेडियन और रेडियन के नाम से जानते हैं। सॉलिड एंगल और बेसिकली हमारा 3D एंगल जो होता है, स्टेरेडियन एंड रेडियन, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी। हम बात करेंगे इन 7 के बारे में। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं डराइव क्वांटिटी को बनाते हैं। 7 क्वांटिटीज़ में पूरा दुनिया का हर एक क्वांटिटी डराइव क्वांटिटी निकल सकता है। दैट्स इट, ठीक है। डराइव क्वांटिटी क्या है? डराइव जो हमने खुद उसको निकाला है, ऐसा नहीं कि वो दुनिया में पहले से पाया जाता था, हमने खुद उसको निकाला। जैसे मास एक ऐसा चीज़ है जो नेचुरली है। हम एक चीज़ का मास, अगर मैं इस चीज़ का मास जानने की कोशिश करूँ तो मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी मास जानने को। बट सेम चीज़ का अगर मैं फोर्स जानने की बात करूँ, अगर इसका नीचे कितना फोर्स लग रहा है उसकी मैं बात करूँ, तो आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल्स टू ma, बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नीचे जब गिर रहा है तो g लिखते हैं हम। तो बेसिकली फोर्स का जो यूनिट है, जो फोर्स है, जो क्वांटिटी है, वो किस से बना है? वो मास को लेके और एक्सेलरेशन को लेके बना है। वो अकेले नहीं था कहीं पे वो अकेले नहीं मिलता था हमें, बट जो मास है वो अकेले मिलता था, राइट। उसको डराइव करने के लिए हमें और कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से है हमारे पास। मास हमारे पास पहले से है, टाइम हमारे पास पहले से है, वो नहीं रुकते हैं किसी के लिए। मास, टाइम, ये इलेक्ट्रिक करंट, दिस ऑल थिंग्स दे नेवर वेट फॉर एनीवन। वो एक्चुअली दिस डजंट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी। बट जो डराइव क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर और डिफरेंट डराइव क्वांटिटीज़ के ऊपर। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डराइव और फंडामेंटल में ऐसा क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानने से पहले हम कुछ मुझे याद कराना। ओके, याद कैसे ही कराओगे? लाइव सेशंस लेंगे तब याद कराना, अभी तो नहीं कर सकते हम।
मैं खुद याद करूँगा और बताऊँगा आपको। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पहले मैं कुछ सिंबल्स और उसके यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि हम अगर मास है हमारे पास, तो मास का जो बेसिकली ऐसा यूनिट होता है दैट इज़ किलोग्राम, और उसका सिंबल होता है केजी होता है। लेंथ का आपको पता होगा मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। और टेम्परेचर का केल्विन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। और इन सब का जो यूनिट्स हैं, आई मीन जो सिम्बॉल्स हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो दया करके कृपया करके याद रखें, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये लर्न करने का तो कोई ट्रिक ही नहीं है। ओके, अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट से पहले मैं यहाँ चाहूँगा कि एक और स्लाइड आ जाए। यहाँ आ जाए भाई साहब, ऐड पेज, यस दिस वन। हाँ, तो एक बार हम डेराइव और फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके चलते हैं। ये चूज़ करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव क्वांटिटी में हमने क्या लिखा था एग्जाम्पल में? फोर्स लिखा था, राइट। चलिए फोर्स को इधर लेके आते हैं। हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ACC और टू द पावर n लिख देता हूँ मैं, दैट इज़ व्हाट द कोड वर्ड ऑफ मी। और इसको अगर हम अच्छे से देखें तो मास तो हमें मिल गया, मतलब देखिए ये एक डेराइव क्वांटिटी है, हमें पता है ये एक डेराइव क्वांटिटी है। फोर्स इज अ डेराइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ डेराइव क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन केम फ्रॉम वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। अब मास और टाइम हमें मिल गया आवर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब वेलोसिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ डेराइव क्वांटिटी। इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ? दिस इज मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन आ गया दैट इज़ मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। सब कुछ हमें क्या मिल गया? सब कुछ हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में मिल गया। यानी कि हमें क्या जानने को मिला कि हम एक डेराइव क्वांटिटी को इतना तोड़ सकते हैं, इतना तोड़ सकते हैं कि उसका हर एक कंपोनेंट हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में मिल जाए। बट फंडामेंटल क्वांटिटी को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। दिस इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ एक्सट्रीमली इंडेस्ट्रक्टिबल, वाइल डेराइव क्वांटिटी उसको हम तोड़ के हम उसको फंडामेंटल, कितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम उसको ले सकते हैं। और एक और एग्जांपल लें इसके, जैसे कि अगर मैं फोर्स का एग्जांपल ना लिख के एक और पेज ऐड करते हैं इधर। लेट्स से कि हम फोर्स का एग्जांपल नहीं लेना चाहते, हम एक डेराइव क्वांटिटी लेना चाहते हैं जो कि है क्या लें? वर्क लें, वर्क लेते हैं। ओके, अगर मैं वर्क की बात, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। दिस इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो मास तो हमें मिल गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी इनटू एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस। then again mass into distance upon time into time। ऐसा हो सकता है, यस। इसको मैं और फर्दर करना चाहूँ तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। दैट्स इट, हमें सब कुछ फंडामेंटल में मिल गया। यानी कि हम डेराइव क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी लें डेराइव का, हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर करके फंडामेंटल क्वांटिटी पे आ सकते हैं।
जैसे हमने इसमें भी देखा, फोर्स को हमने ड्राइव कर करके ड्राइव क्वांटिटी को और फर्दर ब्रेकआउट कर के हम आ गए एक ऐसे उसके फॉर्म पे जहाँ हमें सब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी में मिले। और जैसे ही हमने यहाँ देखा कि एक ड्राइव क्वांटिटी को, जैसे वर्क को हमने फर्दर डिवाइड कर करके हम एक ऐसे क्वांटिटी में आ गए जहाँ हमें सब कुछ फंडामेंटल में मिल रहा है। दैट्स इट। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी में और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी ख़त्म हो गया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी हमने पढ़ लिया, रेडियन एंड स्टेरेडियन। थोड़ा सा जाके वहाँ उसके यूनिट्स लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ जो हम बाद में पढ़ेंगे बोल के सोचे थे, थोड़ा हम लिख देते हैं। एक तो होता है सॉलिड एंगल और एक होता है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसे होता है, यहाँ एंगल होता है, दिस इज नॉन एज प्लेन एंगल। इसका जो यूनिट होता है इज़ बेसिकली रेडियन। और ये जो होता है ये 3D में होता है, लाइक अ कोन। इफ़ वी सी अ कोन, तो ये अगर कोन है तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज़ बेसिकली स्टेरेडियन। दैट्स इट। इसको रेडियन कहते हैं। इसको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है इस टॉपिक के, बिकॉज ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हमने पढ़ा, ये आपको प्रॉपरली याद रखना है। दिस इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। उसके बाद फंडामेंटल में ख़त्म हो गया, हमने ड्राइव क्वांटिटी को भी देख लिया। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। बहुत दिनों से इतनी देर तक हमने बातें नहीं की, तो आज हमारी सारी बातें करने में सब कुछ निकल रहा है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम CGS यूनिट के बारे में बात करते हैं। दिस आर बेसिकली डिफरेंट यूनिट्स। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब हम एक चीज़ को कितने डिफरेंट यूनिट्स में हम उसको बांट सकते हैं, उसके बारे में है। CGS मीन्स बेसिकली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS मीन्स बेसिकली फुट पाउंड सेकंड। ये बेसिकली अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट है, फुट पाउंड सेकंड्स। This is MKS, means basically meter, kilogram, and then seconds। और SI यूनिट यानी कि हम सब इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बट ठीक है, आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, मतलब कह सकते हैं। मतलब एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेड, इसका मतलब एक्चुअली वही है। बट इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज़ बेसिकली सिस्टम ए, बेसिकली ये फ्रेंच में दिया गया था, तो सिस्टम ए इंटरनेशनल द यूनिट। तो अगर ऑप्शंस में आ गया कि कौन सा इज़ द परफेक्ट फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट, देन हम सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट लिखेंगे, और दैट्स वाई इट बिकम्स SI यूनिट नॉट IS यूनिट। अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता तो ये IS यूनिट होता, बट हमारे पास क्या है, सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट है, तो हम SI यूनिट लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाते हैं हमारे सबसे अच्छे पार्ट पे इस चैप्टर के, दैट इज़ डायमेंशन। और आई गेस डायमेंशन पढ़ने से पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, आई एम बैक। एक्चुअली आई जस्ट नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, बट हमें पूरा बोतल मिल गया, सो राइट नाउ वी आर ओके। क्यों ना पढ़ लिया जाए, हाँ। So dimension, prior to the which base quantities are raised। बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी जो हमने पढ़ा, अगर बेस क्वांटिटी को रेज़ किया जाए
तो उसे कहते हैं डायमेंशन। अभी के लिए तो इतना समझ लो, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, क्या करना जाता है। बिकॉज मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इसी का इंतज़ार में हैं कि यार क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा पढ़ाओ पहले। ठीक है, हमें इसमें नहीं जाना, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली फॉर मास हम उसको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m। अगर मास इंटू 2 हो जाएगा तो इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख देंगे, वो बात की बात है। पहले हम ये जान लेते हैं मास के लिए m होता है, लेंथ के लिए l होता है, ऐसे ही टाइम के लिए t होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए a होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है दैट इज़ एम्पियर, और उसी के हिसाब से हम डिनोट करते हैं a। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन है, सो हम k लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला था, तो इसीलिए हम CD लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, सो हम मोल लिखते हैं। ई को छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। डायमेंशन तो अगर मैं आपको डायमेंशन को अच्छे से समझने की बात कराऊँ तो चलिए एक पेपर पहले ऐड करेंगे हम इधर। ज़रा इसको अच्छे से समझते हैं कि डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ मैं टॉपिक देता हूँ हाउ टू राइट डायमेंशन। अगर डायमेंशंस को लिखने की बात करें, सोच लीजिए हमारे पास डायमेंशन लिखने को बोला गया है वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज़ क्या होता है, डिस्टेंस एस लिख देता हूँ यार डिस्टेंस को, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस का अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर लेंथ, लेंथ इज़ अ डिस्टेंस। बेसिकली लेंथ जो होता है दैट इज़ अ डिस्टेंस। सो एल का एस का हम एल लिखेंगे, एल स्क्वायर ब्रैकेट इनटू टाइम का क्या लिखते हैं, टाइम का टी लिखते हैं, पर टाइम 1/t में है तो हम इसको 1/t पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एल इंटू टी टू द पावर स्क्वायर ब्रैकेट टी टू ऊपर आ गया -1। सो हम इसको डायमेंशन वाइज ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट एल टी -1। और यहाँ m नहीं है तो m को हम 0 लिख सकते हैं। ऐसे तो हम सारे क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू m टू द पावर 0, CD टू द पावर, सब उतना मेंशन करना नहीं होता है हमें। दूसरे बारे में चलते हैं और एक पेज ऐड करते हैं इधर। हाँ, ये पेज एक और भी चाहिए मुझे 2 पेजेस चाहिए बस। आई एम हैप्पी विद दिस। ओके, अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी का तो हो गया, अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये मत बोलना है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पे नहीं पता हमें। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि इसको अगर आगे लें, दिस इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, ऐसा हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि वेलोसिटी का तो डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, क्या था हमारा डायमेंशन वेलोसिटी का, एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1 अपॉन टी टू द पावर 1। आप यहाँ से जाइए या यहाँ से जाइए, देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा। डिस्टेंस का क्या होता है, एल और टी, टाइम इंटू टाइम यानी कि टी इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। इसको और फर्दर आगे लूँगा तो एल टू द पावर 1 और यहाँ टी टू द पावर 2, और आगे लेंगे तो एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको आगे लीजिए, देखिए एल टी टू द पावर -1 इंटू टी टू द पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट। इसको और आगे लेने पे वही आंसर आ जाएगा, एल टी टू द पावर -2। दैट्स इट, ये दोनों आंसर हमारा इक्वल आ गया। कुछ भी कर सकते हैं हम, मतलब सब हमारे अंदर है, हमारा लाइफ सेट है या नहीं। यस, अब हम चलते हैं कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों का निकालते हैं हम। वर्क का निकालें, वर्क या फिर फोर्स का निकालें, दोनों का निकालते हैं, मैं तो वही बोलता हूँ। चलिए
अब हम निकालते हैं फोर्स का। अगर मैं फोर्स का निकालना चाहूँ तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए हम शॉर्टकट वे से चलते हैं। एक्सेलरेशन का हमें ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन का क्या आया हमारे पास L1 × 2 यानी कि m का मास का m इंटू L T⁻² का स्क्वायर। तो फोर्स का क्या आ जाएगा, mL/T−2 आ गया सीधा सीधा। अब वर्क का देखिए, अगर मैं वर्क का निकालना चाहूँ तो वर्क का हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। तो हम फोर्स का क्या है, फोर्स का ये हमने निकाला, फोर्स का उधर ला के रख देंगे हम, mL/T⁻² इंटू L⁻⁴ यहाँ ऑलरेडी L⁻⁴ है, यानी कि mL/T⁻² लिख सकते हैं। ये वर्क का आ गया। इसी तरह अगर एक और ऐड करता हूँ मैं, इसी तरह मैं आपको बस कुछ देना चाहूँगा। आप काइनेटिक एनर्जी का निकालिए। आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालिए। टॉर्क का निकालिए। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फोर्स इन क्रॉस रेडियस होता है, यानी कि फोर्स इनटू रेडियस भी आप लिख सकते हैं अभी तक के लिए, क्योंकि जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। अभी के लिए आप इतना में निकालिए और इसको ब्लैक में लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेडियस इज़ ऑल्सो अ लेंथ, यानी कि हम उसको L⁻⁴ पे डिनोट करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क और कुछ मोमेंटम का आप निकाल सकते हैं। मैं मोमेंटम का अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं निकाल दूँगा। बस इन चारों का निकाल दीजिए, हमें इससे पता चल जाएगा कि आप निकाल चुके हैं। चलिए 2-4 सेकंड टाइम देते हैं, पॉज करिए, निकालिए और फिर हमें बताइए। आपको पता है अभी 4 बज रहे हैं रात के, और मैं 4 बजे आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्रेट ना। कोई बात नहीं, करना पड़ता है कभी को। हो गया होगा। चलिए आंसर लिखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा सेम एज वर्क, mL/T−2 स्क्वायर ब्रैकेट देना ना भूलिए। पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा सेम एज वर्क, mL/T−2। टॉर्क का भी आ जाएगा सेम एज वर्क, mL/T−2। मोमेंटम का निकालते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। दिस इम्प्लाइज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज़ मास m⁻⁴ इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या निकाला था हमने, L⁻⁻⁴। हाँ ये रहा L⁻⁻⁴। क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास, mL/T−1। ये होता है मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस पे। तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस और इट्स एप्लीकेशंस के 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो डायमेंशनल करेक्टनेस और दूसरा होता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे हिसाब से, और ये भी इतना ही इंटरेस्टिंग है, बट ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दिस वन।
पहले हम ये पढ़ते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ने में हमें ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा बार हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नाम सुनते हैं, क्या होता है वो। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो बात है उस ज़माने की, ट्रिगर्ड इंसान करता है ना ऐसा। आप देखते हो ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस? कमेंट में बताना। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आप देखते ही होंगे। ओके, सो इसको हम कहते हैं, पहले तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। यस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं इसके ज़्यादा अंदर घुसना नहीं चाहता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। मैं बस आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या है, हमें ऐसा क्या बोल दिया इसने कि हमें इतना अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए और उसके बीच में अगर फॉर्मूले के कोई भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे अगर मैं एक फॉर्मूला लूँ कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ये काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली वो कहता है कि यहाँ जो टर्म्स हैं वो बेसिकली इसको एक टर्म कहता है, इक्वल टू साइन के बाद इसको एक टर्म कहता है, प्लस साइन के बाद इसको एक टर्म कहता है। इन तीनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे। व्हाट इट से, अगर हम इसको A ले लें, इसको B ले लें और C ले लें, तो ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B दैट इज़ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C हमेशा होगा अगर उनके बीच में पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल टू का सिंबल हो, देन ओनली। चलिए हमें ऐसे शांति नहीं मिलेगी, हमें चेक करना पड़ेगा। आप कोई भी फार्मूला बोलिए, उसको हम पहले चेक करेंगे, अगर हमें मिला तो फिर फार्मूला ठीक है, वरना भाड़ में जाए फार्मूला, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ऐसा सोचेंगे। तो कोई भी फार्मूला V इज इक्वल्स टू UT ले लें, नहीं V इज इक्वल्स टू U प्लस AT ले लें। चलिए सब कुछ ही ट्राई कर लेते हैं। हम पहले S इक्वल UT प्लस हाफ AT² से ही शुरू कर लेते हैं। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ S का डायमेंशन जो होगा, UT का डायमेंशन वही होना चाहिए और हाफ AT² का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। तो अगर हम A का डायमेंशन की बात करें, जैसे यहाँ बोला गया, तो A में बेसिकली S है, तो इसका डायमेंशन तो L⁻1 आ जाएगा, यानी कि UT का डायमेंशन भी L⁻1 ही आना चाहिए। U का क्या होता है? U का हमें पता है, यूनियन यानी कि वेलोसिटी का L⁻⁻1 इंटू T⁻1, क्योंकि T भी तो है, T का भी हम लिखेंगे। ये T⁻⁻1 ये कट गया, L आ गया L⁻1। C के बारे में देखते हैं। C में हमारे पास है हाफ AT²। हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन होते नहीं है कभी। AT², A का क्या होता है? L⁻2 इंटू T⁻2, -2 और 2 कट गया, सो L⁻1। यानी कि फॉर्मूला तो सही कह रहा है, हमें तो मानना पड़ेगा ये जो भी कुछ भी बोल रहा है। चलिए हम एक में खुश नहीं रह सकते, हमने बोला, अब हम दूसरा कुछ देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ और ऐसा हो जिसमें सेम आए। जैसे कि हमें अगर बोले V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये भी एक फॉर्मूला होगा। अगर आप 9th-10th में पढ़ाई करते थे, लड़के के पीछे नहीं पढ़े थे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ भी V, U और AT का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो A का डायमेंशन इज इक्वल्स टू B का डायमेंशन इज इक्वल्स टू C का डायमेंशन होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। फॉर्मूला ने बोला है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत कर रहा है इसके। चलिए देखते हैं A का डायमेंशन क्या हो जाएगा। A तो B है, B यानी कि वेलोसिटी, यानी कि L⁻⁻1। U भी वेलोसिटी है, U का तो A के साथ सेम होगा ही। सॉरी, C के बारे में बात करते हैं। C का सेम होगा या नहीं होगा? L⁻⁻1 आना चाहिए। देखते हैं। A का क्या है? L⁻⁻2 है इंटू T⁻1, D का आएगा T⁻⁻2 T⁻1 कट गया, इक्वल्स टू क्या हुआ? L⁻⁻1। अरे भाई ये तो आ गया ये तो। कुछ और फार्मूला दिमाग में जो भी है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² खत्म हो गया, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT खत्म हो गया, V² माइनस U² इज इक्वल्स टू 2AS एक फार्मूला था, उसको देख सकते हैं हम। चलिए देखते हैं।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। यहाँ भी इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए। हमें पता है इन दोनों का डायमेंशन तो सेम ही आएगा ब्रो, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी के टर्म्स हैं। और इसका डायमेंशन बस इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि ए का डायमेंशन इक्वल्स टू बी का डायमेंशन होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन क्या होगा? ए का डायमेंशन इज इक्वल्स टू बेसिकली वेलोसिटी का डायमेंशन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू L t टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ठीक है, चलिए ए का डायमेंशन इतना है। बी का डायमेंशन देखते हैं। 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है। ए का डायमेंशन L t टू द पावर -2 इंटू L टू द पावर 1। L टू द पावर 1 किस लिए आया? S है, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? L टू द पावर 2 L टू द पावर 1 और L टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। देखिए आ गए ना सेम, वही सेम। दोनों से लगा गाना था, क्रेजी लगता था, बंदा अच्छा था। कोई बात नहीं, अभी उसका गम बनाने नहीं बैठे हैं हम यहाँ, हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, दैट इज़ डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उसके बीच में हम रिलेशनशिप्स कैसे जान सकते हैं? जैसे हमें पता है कि F इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट अगर हमें क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, तो तब हम कैसे निकालेंगे? या फिर हमें बोल दिया कि डिस्क्राइब द फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए हम जानते हैं कि फोर्स का हमें निकालना है डायमेंशन विथ मास, वेलोसिटी एंड टाइम, क्या रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास टू द पावर A, वेलोसिटी टू द पावर B और टाइम। मास, वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में बोला था, टू द पावर C ले जाएंगे। अब हम तीनों का डायमेंशंस पुट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था? mL t टू द पावर -2 शुड बी इक्वल्स टू मास यानी कि m टू द पावर A, वेलोसिटी यानी कि L t टू द पावर -1 टू द पावर B और टाइम दैट इज़ t टू द पावर C। ये होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि इन तीनों का जो ऊपर का बेस फॉर्म है वो ले आएंगे साथ में, MLT के फॉर्म में रखेंगे इनको। m यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m टू द पावर A ही आएगा। L टू द पावर L इधर है, इधर नहीं है, L B इसके साथ इंटू होगा, L टू द पावर B आ जाएगा। t देखिए, t -1 है इंटू B, ये t टू द पावर -B हो जाएगा और ये t टू द पावर C हो जाएगा प्लस C, -B प्लस C। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू द पावर C - B। ठीक है, अब ये और ये देखिए, ये काइंड ऑफ इक्वल है, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 t टू द पावर -2। हमें यहाँ से पता चलता है कि a इज़ इक्वल्स टू 1, b इज़ इक्वल्स टू 1, इससे देखिए a b c यानी कि c - b इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से b का वैल्यू हमें पता है, तो c -1 इज़ इक्वल्स टू -2। सो बेसिकली हम c इज़ इक्वल्स टू -2 + 1 लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू -1, यानी कि हमें c का वैल्यू मिल गया, इधर b का वैल्यू मिल गया और a का वैल्यू भी मिल गया। अब ये a, b और c का वैल्यू हम यहाँ, यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मास टू द पावर 1, वेलोसिटी टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -1। टाइम टू द पावर -1 यानी कि मैं टाइम को नीचे ले सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी
अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? दिस इज एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। पता चल गया हमें कि फोर्स और इन सब का रिलेशन कैसा है। इसी से हमें बस ये प्रूफ करने को देगा, या फिर हमें ए बी और सी का वैल्यू पूछेगा। ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ए बी और सी का वैल्यू ही पूछता है। अब चलते हैं कुछ और करते हैं हम वर्क के बारे में। हम लेट्स से हमें वर्क का फॉर्मूला नहीं पता, हम भूल गए वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हम भूल गए। हमें बोला वर्क का निकालो विद रिस्पेक्ट टू मास, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। अब हम कैसे निकालेंगे? वर्क इज इक्वल्स टू, क्या करना है पहले? मास टू द पावर ए, एक्सेलरेशन टू द पावर बी एंड डिस्टेंस टू द पावर सी, ये करना है। अब मास का हमें वर्क का पहले लिख लेते हैं m/2t-2। मास का क्या हो जाएगा? मास का क्या होता है? m टू द पावर a। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? l(t-2) होल टू द पावर b, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? l टू द पावर c। अब हम सबको इक्वेट पास लाएंगे। मास और मास पर लाना है, पर मास यहाँ पे नहीं है, तो m टू द पावर a हो जाएगा सीधा, l टू द पावर b हो जाएगा, एंड इधर भी l है तो l टू द पावर b नहीं, l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा, और t टू द पावर -2b हो जाएगा। अब इक्वेट करना है किन को? यहाँ ये सबको इक्वेट करना है हमें। मास के ऊपर का को मास के ऊपर का ले जाएंगे। यहाँ मास m1 है, यानी कि a इज़ इक्वल्स टू 1 हमें पता चल गया। b प्लस c इज़ इक्वल्स टू 2, और हमें पता चला -2b इज़ इक्वल्स टू -2। यानी कि अगर मैं b की बात करूँ तो b इज़ इक्वल्स टू -2 अपॉन -2, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। b इज़ इक्वल्स टू 1 भी हमें पता चल गया, और a इज़ इक्वल्स टू 1 भी पता चल गया। अब हमें यहाँ से आगे जाना है, तो b इज़ इक्वल्स टू 1 हमें पता है, 1 प्लस c इज़ इक्वल्स टू 2 है, तो c इज़ इक्वल्स टू 2 -1, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। यानी कि हमें c भी पता चल गया, a b और c पता चल गया। यानी कि हमें पता चल गया कि वर्क इज़ इक्वल्स टू मास टू द पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन टू द पावर 1 इंटू डिस्टेंस टू द पावर 1। दिस इम्प्लाइज, हमें पता चल गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। मास इंटू एक्सेलरेशन को हम फोर्स लिख सकते हैं, इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला वर्क का। ऐसे हम डराइव करते हैं फॉर्मूलाज। हमें पूछेगा ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, ये तो हम यहाँ निकाल दिए, यहाँ से ही कर सकते हैं हम। ये तो हमने आगे का स्टेप फॉलो किया, दैट्स इट। ऐसे ही टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट हो यू कैन गेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी सब तो देख ही लेंगे। कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो मैं पिन कर दूँगा, वहाँ से कर लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा, हैव अ गुड डे।